इस बार कहाँ बैठे थे? इस बार सीधा प्रोडक्शन हाउस के बाहर बैठा था। दरवाजा खटखटा दे कि यार कोई मुझे अंदर ले ले। जब मुझे धृतराष्ट्र मिला था तो मेरे घर वालों के भी यही सोचना था कि यार बने तो धृतराष्ट्र क्यों बने यार। तो आपको क्या लगता है, आप विलन ज्यादा अच्छा निभा सकते हैं या हीरो ज्यादा अच्छा? तो काम मिलना ज्यादा जरूरी था, ऐसा सोचता था मैं। आपने लैंग्वेज सीखी है? तो सीखी की मतलब ऑन सेट एकदम सीखी। पहले ये बताओ, आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो? तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। साउथ इंडियन फिल्म्स करता था तो ऐसा लगता था बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे, बिकॉज सामने कौन है, अल्लू अर्जुन है, सामने कौन है, सूर्या है, सामने कौन है, रवि तेजा जी हैं। इंडस्ट्री में काम खोजने की तलाश में था। मुझे एक ही कॉमन फीडबैक आता था सब जगह से कि यू आर टू ओवरवेट यार। तो मैं ऑफिस से बाहर निकल के पहले तो मुस्कुराया, गाड़ी में बैठ के गया मिस्टर इंडिया टाइम पास में खेलने के लिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, स्टेज पे खड़ा रहे यार, जो गोल्ड मेडल आया, मजे मजे में आप अवार्ड जीत ली हमने। पहला इंडियन था जो टाइटल गोल्ड मेडल मारा है। वो फिर गोल्ड मेडल लेकर सीधा अगले दिन बॉम्बे आने के बाद मैं उसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया। तो वो बोले यार ये तो ठीक है पर ये इतना ज्यादा अगर डिसिप्लिन है लाइफ में तो आपके कोई भी प्रोफेशन रहो, भले आप एक एंकर हो एबीपी न्यूज के जैसे माध्यम पर। आप मुझे पतला होने के लिए बोल रहे नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मैंने समझदार को इशारा काफी है। ऊंचाइयों पे जाने के लिए अब प्लेन की जरूरत नहीं है। मैंने अपना सेस्ना 172 4 सीटर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सोचा है सपना लेके। तो ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हो। जी, बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च हो गई आपकी। किंग खान की बात करूं, जो उन्होंने अनुपम खेर शो पर बोला था कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गई कि आप दिखने में भी उतने ही परफेक्ट हो और एक्टिंग में भी इतने परफेक्ट। तो वो तीन क्वालिटीज ऑफ ऋतिक रोशन इज समथिंग दैट बॉलीवुड की वो तीन ब्यूटीज। रेखा जी ओह, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, बहुत सुंदर है। कभी मुझे क्लीन शेवन इमेजिन किया है आपने? बस वैसे ही आ रहा हूँ। तो यही एक सटल हिंट था। इसके ये हिंट नहीं है, ये बहुत बड़ा शौक है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ईएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ हैं ठाकुर अनूप सिंह। हाउ आर यू? वेरी गुड वंशिका, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। आप एक्टर भी हो, बॉडी बिल्डर भी हो और मैंने सुना है आप पायलट भी थे। जी, क्या स्टोरी है? स्टोरी कुछ नहीं, बस शुरुआत करनी थी 10+2 के बाद कहीं ना कहीं से करियर की। तो सोचा एक ऐसा करियर चूज करता हूँ जिसमें आई एम द कमांड एंड मैं कॉल्स लूँगा, मैं 9 to 6 जॉब नहीं करूँगा। ये सब बहुत जल्दी समझ में आ गया था। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ मैं खुद अपने डिसीजंस ले सकूँ? ये मैं मुंबई के एक बीच पर बैठकर अकेले सोच रहा था और मैंने देखा कि एक प्लेन जस्ट टेक ऑफ ले चुका था वहाँ से। तो मैंने कहा यार ये सही है कि प्लेन अगर उड़ा सकता हूँ तो वो कमांडर जो होता है प्लेन का, वो एकदम कमांड में होता है। तो नो, ही डजंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर एनीबडी। वो खुद अपना कमांड रखते हैं। तो मैं ये कुछ बनना चाहूँगा जहाँ पर मैं इंडिविजुअल प्रोफेशन चूज करूँ। तो ऐसे मैं पायलट बना था पहले, पर तकदीर और मुझे भी कुछ और चाहिए था। बन तो गए पायलट वगैरह सब कुछ, लेकिन ग्लोबल रिसेशन एक टाइम आया था 2010 और 11 के आसपास। तो उसकी वजह से सारी एयरलाइंस बंद हो गई थी। तो वो 2 साल बहुत कठिन था मेरे लिए बैठना। तो आई थॉट कि अब घर बैठने से अच्छा ही है कि माइट एज वेल मैं घर वालों को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ही सही कुछ इंडिविजुअल वापस सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें मैं कॉल्स लूंगा वापस। इधर इस बार कहाँ बैठे थे? इस बार सीधा प्रोडक्शन हाउस के बाहर बैठा था। दरवाजा खटखटा दे कि यार कोई मुझे अंदर ले ले, मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे, बिकॉज दैट्स समथिंग जो मुझे अट्रैक्ट करता था। बिकॉज मैंने कॉलेज डेज में बहुत मॉडलिंग की है। तो वो मॉडलिंग से मुझे थोड़ा बहुत एक स्टेज का नॉलेज था, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वो मुझे वहाँ समझ में आया। बट दैट इज़ हाउ आई बिकेम एन एक्टर एंड टुडे आज मुझे लगता है मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि ऊंचाइयों पे जाने के लिए अब प्लेन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से ही ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। Okay, so becoming an actor was never your first thing, first option No, नहीं it था। was initially during my college days. I had an idea, मुझे कि लगा था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं कोशिश करूँ। लेकिन घर वाले स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने कहा कि ये एक हॉबी की तरह सही है, बट दिस इज़ नॉट अ रिवॉर्डिंग करियर एंड दिस इज़ नॉट जहाँ पर आपको सैलरी वैलरी कोई मिल रही है। तो डैड ने वो जब पॉइंट बोला तो मुझे लगा वो बड़ा वैलिड बोला डैड ने कि जहाँ सैलरी नहीं है, बिकॉज मुझे सैलरी जॉब चाहिए थी। तो क्या कर सकता था? तो मैंने पायलट उस टाइम पे चूज़ किया था एंड आई गिव माई 1000%। मेरे पास लाइसेंस है, आज भी सब कुछ है। फिर जब एक्टिंग में आए तो मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ माई लाइफ। और प्लेन ही उड़ाने की बात है तो किसी एयरलाइन के लिए क्यों हम अपना प्लेन बाद में खरीद के उड़ा सकते हैं। That's so great। लोग गाड़ियाँ लेते हैं, बाइक लेते हैं, मैंने अपना सेस्ना 172 4 सीटर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सोचा है सपना लेके, मैं वो लेकर उड़ना चाहूँगा।
हर जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी ये जो स्पिरिट है ना, जी। मेरे ख्याल से यही आपको सबसे अलग और हटके बनाती है। महाभारत की बात करें तो आपने बहुत ही एक अहम किरदार निभाया। जी। वो किरदार निभाने के बाद कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई? बहुत चेंज हुई। सबसे पहले तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज किया वो कैरेक्टर से, कि जब हम महाभारत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने ये प्रथम कैरेक्टर्स होते हैं, जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं, पांडव और कौरव, ये आते हैं। स्पेशली अगर एक्टर यंग है, 20-21 साल का है, तो हम सोचते हैं ना कि पांडव बनेगा या कौरव बनेगा, कोई ये नहीं सोचता कि धृतराष्ट्र बनेगा। तो जब मुझे धृतराष्ट्र मिला था तो मेरे घर वालों को भी यही सोचना था कि यार बने तो धृतराष्ट्र क्यों बने यार, हाँ। क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में उस चीज़ को लेकर थी कि बी आर चोपड़ा की महाभारत आई थी आज से 25-30 साल पहले, 1988 के आसपास। तो उसमें धृतराष्ट्र का पात्र इतना नहीं दिखाया गया था, बहुत जल्दी बूढ़े हो गए थे। तो वो छवि छप गई थी कि धृतराष्ट्र मतलब सिंहासन पर एक अंधे राजा जो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, मजबूर लास्ट तक। मैंने कहा, मेरे प्रोड्यूसर्स एक हैं सिद्धार्थ तिवारी और राहुल तिवारी, जो महाभारत के स्वास्तिक पिक्चर्स उनकी यही है। उन्होंने मुझे बताया कि आप धृतराष्ट्र ऐसा मत समझो कि ये शुरू से ही एकदम डिसेबल्ड और ये सब, हम इनको एकदम यंग धृतराष्ट्र से शुरू कर रहे हैं, युवा जो हैं, प्रिंस धृतराष्ट्र, युवराज धृतराष्ट्र से, और फिर वहाँ से पूरा शादी शादी बच्चे बच्चे बड़े होने तक, महाभारत होने तक आप ही हैं एंड तक। तो 8वें एपिसोड में मेरी एंट्री हुई, 256वें या 298वें एपिसोड तक तो मैं वहीं था, उसमें ही था। तो मेरे लिए एक वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिला, जहाँ पे यंग, मिड एज और ओल्ड एज तीनों मैं प्ले कर रहा हूँ। पांडव जब आए तो वो लिटरली जब बड़े हो गए थे तो उनको वही एज ग्रुप का ही बनाया गया था। तो मेरे पास बहुत कुछ था उसमें करने के लिए। तो विच इज़ वाई वो मेरा पर्सपेक्टिव सबसे पहले तो चेंज हुआ कि इस कैरेक्टर को ऐसा भी निभाया जा सकता है, और दूसरा उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। उस टाइम पे जितना प्यार मिला उससे कई ज़्यादा अभी लॉकडाउन में देखने की वजह से लोगों का बहुत प्यार मिला। अब ये जो लॉकडाउन में दोबारा से तो जो लॉकडाउन में लोगों ने देखा कि बूढ़े धृतराष्ट्र की जो हालत, फिर जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मेरा प्रोफाइल देखा, बोले ये तो यंग सा आदमी है कोई। ऑनेस्टली पता है मेरे को काफी लोगों ने, मैंने जब बोला, मैंने कहा इनने ये वाला कैरेक्टर प्ले किया, कहते सेम है बंदा। सेम है बंदा, हाँ। तो वो लोग नहीं पहचान पाते। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन एज एन एक्टर। ओके। और बाकी अगर मैं बात करूं आपके विलन वाले साइड की, ओके। महाभारत में भी एक तरह से देखा जाए तो वही कैरेक्टर था, और आपने सूर्या की विलन नहीं था। देखो, महाभारत का कैरेक्टर मेरा धृतराष्ट्र जो ग्रे शेड कैरेक्टर था, बहुत विलन नहीं था आउट एंड आउट। वो अपने पांडवों का भी बुरा नहीं चाहते थे। वो ये बस इतना होता है ना कि तू तो है ही मेरा बेटा, लेकिन यार मेरा अपना खून तो मेरा अपना खून है। वो हर परिवार में होता है, हर रिश्तेदारों में भी होता है ये तो इट्स वेरी कॉमन। आज भी कोई भी व्यक्ति अगर बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ कमाता है तो वो यही चाहेगा ना कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को मिले। बस उतनी सोच है। वही हम आज भी कर रहे हैं, वही पहले भी था। कल को आपके पिताजी अपनी संपत्ति आप ही को देने का पसंद करेंगे, बाहर वाले के बेटे को नहीं देंगे। यही कैरेक्टर था, कॉम्प्लेक्स था कैरेक्टर, क्योंकि उसे ड्यूटी भी करनी थी, उसे अपने राजपाट पे अपने बेटे को भी बिठाना था, और उसे पता होते हुए भी कि पांडव ज़्यादा सक्षम है मेरे बेटों से भी, फिर भी अपने बेटे को बनाना तो कमज़ोरी। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। फिर आगे का आपने मुझसे क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछा है कि सूर्या में भी जब अल्लू अर्जुन के साथ आपकी मूवी आई, आप विलन ही थे, तो आपको क्या लगता है आप विलन ज़्यादा अच्छा निभा सकते हैं या हीरो ज़्यादा अच्छा? यार ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जब महाभारत ख़त्म हुई तो काम मिलना ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा सोचता था मैं। विलन हो हीरो हो मैटर ही नहीं करता था। देखो, आप हीरो पे के रोल में आने के लिए ना, ऐसे आप रातों रात ऐसे हीरो कोई नहीं लेता आपको ऐसे। उसके लिए बहुत अलग तरीके से एक इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत पैसे लगते हैं, आपके एक स्टार वैल्यू लगती है, तब आप हीरो बन सकते हो। तो हीरो बनाना या हीरो बन के आना इंडस्ट्री में बिल्कुल ईजी नहीं है, स्पेशली तब जब आपका कोई अब उसमें है नहीं, जैसे कोई आपके पहचान का नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर तो ऐसा लगा कि भाई जो काम मिलेगा ना उसको ऐसा बेहतरीन बना के करूँगा मैं, कि ऐसे सोच के करूँ कि जैसे ये मेरा पहला और आखिरी काम यही है, इसके बाद शायद पता ही नहीं क्या मिले। तो जब मैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी गया महाभारत के बाद, एक तो लार्जर देन लाइफ रोल करने की आदत पड़ गई थी, धृतराष्ट्र कर दिया, 2 साल ऐसे बड़े रहा। हाँ, अचानक अब मैं कोई सास बहू ड्रामा आया मेरे पास, तो मुझे ना लग रहा है यार मैं कर लूँगा, लेकिन मन में आता है कि ये मैं इससे कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे ये करना नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ।
तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकें? तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। मैं छोटे पर्दे से आया हूँ, लेकिन छोटे पर्दे से बहुत कुछ सीखा है मैंने कि हाउ टू वर्क हार्ड। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे हम डटे रहते थे अपने एपिसोड कंप्लीट करने के लिए। तो विलन का कैरेक्टर ऐसे आया कि मैंने अपने अंदर ठाना है सबसे पहले कि अगर मैं फ़िल्म करना चाहता हूँ और अगर तेलुगु फ़िल्म है, तमिल फ़िल्म है, तो अपने आप को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता मैं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। तो फिर आप जा क्यों रहे हो वहाँ पे काम माँगने के लिए, जब आपको पता ही नहीं, आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा लैंग्वेज बैरियर है ना, इसको मैं तोड़ूँगा। आपने लैंग्वेज सीखी तो है सीखी तेलुगु, जस्ट टू तमिल। गेट इनटू द इंडस्ट्री? यस, नो सीखी मतलब ऑन सेट एकदम सीखी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा सारी अपनी वहाँ पे 15 फ़िल्में करके आया हूँ मैं। वो सब मेरे को पता है, लेकिन आपने ऑन सेट सीखी? ऑन सेट सीखी, सारे डायलॉग्स पाठांतर अपने जुबानी याद करके मैंने डायलॉग बोले हैं, फिर डबिंग करी अपनी आवाज़ में। तो तब जाके वो और बहुत डिफिकल्ट टास्क था वो मेरे लिए। हो गया, लेकिन अच्छे से हो गया। जब व्हेन यू अप्लाई योर माइंड एंड स्पिरिट ना, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। और वहाँ के लोग, जो लोकल लोग थे, उन लोगों में मैंने बहुत इज्जत पाई, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आकर हमारी भाषा भले ही टूटी फूटी ट्राई कर रहा है, पर बोल रहा है ना, कोशिश कर रहा है ना। ब्रैड पिट अचानक से पंजाब आके पंजाबी बोलेगा तो आप लोगों को भले ही टूटी फूटी होगी, आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे आप। ये वैसी वाली बात थी। तो ऐसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, ऐसे वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं की 15 फिल्में कर ली हमने जाके। फिर समझ में आ गया कि यार हार्डवर्क बहुत है, वो याद रख करना इज द टफेस्ट पार्ट। अगर हनुमान चालीसा की आप किताब रोज देख के पढ़ें तो 8वें 10वें दिन पे आप वो पाठांतर हो जाएगा और आप बुक साइड में रख के फिर ऐसे ही बोलना शुरू करेंगे। ये पूरा प्रोसेस मुझे एक दिन में करना होता था। तो सोचो कितनी बार पाठांतर किया होगा मैंने। और रट भी नहीं सकते, क्योंकि आपको वो जब तक फील नहीं आएगा आप नहीं बोल पाओगे। आपकी मेमोरी भी दिख रही है ना इससे, आपकी मेमोरी बहुत हाँ, तो शार्प है। मेमोरी में बाकी फालतू चीज़ों को डाला ही नहीं ना मैंने, सिर्फ वो स्क्रिप्ट ही था। ओके, तो रिसेंटली आपकी एक मराठी मूवी भी आई है जो जी कि हिंदी में भी आ चुकी है। जी। तो उस मूवी में भी आपने एकदम बढ़िया सा किरदार 1600 निभाया। काल की शुद्ध मराठी सीखी है उस फिल्म के लिए मैंने। मराठी मुझे ऐसे आती नहीं थी, बट मराठी एकदम सीख कर मैंने अपने इंटरव्यूज तक मैंने प्रमोशन के मराठी में दिए। हाँ, मैंने देखे। अब पहले ये बताओ, आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो? जानता मतलब नहीं, बट मैं काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है। तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। और एक भूटान की फिल्म आई थी, उसमें मैंने भूटानीज वहाँ की लैंग्वेज को भी पढ़ाई करके मैंने अपने डायलॉग्स डिलीवर किए थे। मल्टीलिंग्विस्टिक होते हैं कुछ कुछ लोग यार। किसी को लगता है कि अच्छी अच्छी भाषाओं का सीखना बहुत पसंद है, बहुत कॉमन है ये, कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है मेरे बारे में। लेकिन मुझे था कि मुझे ये मीडियम अगर करना है तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर इन माय करियर। तो कोई भी भाषा होगी मैं कर लूँगा, मुझे लगता है। काम वही है। मैं अगर एंकरिंग का जॉब अभी आप कर रही हैं, यही मैं आपको अगर सेम जॉब आप ऑन फील्ड कहीं और किसी दूसरे कंट्री में कर रही हैं, भले ही भाषा का प्रॉब्लम होगा, बट यू नो ना कि इधर खड़े रहना, ये कैमरा है, मुझे ये सब माइक लेना है और मुझे यही बोलना है, क्वेश्चंस क्या है पता है ना आपको। सेम है ना। बस वो पैशन चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हर रोज़ जब मैं साउथ इंडियन फिल्म्स करता था तो ऐसा लगता था बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे, बिकॉज सारे जो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं और मुझे परफॉर्म करना है, और सामने कौन है, अल्लू अर्जुन है, सामने कौन है, सूर्या हैं, सामने कौन है, रवि तेजा जी हैं। तो मैं भुला देना पड़ता था कि ये लोग स्टार्स हैं मेरे सामने। मुझे उल्टा ऐसा लगता था, मैं चैलेंज लेता था कि अपने डायलॉग को इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाऊं कि सर को भी लगना चाहिए यार यहाँ क्या तगड़ा करके बंदा दिखाया है, इसने। दम है। हाँ, तो मजा आएगा। वो रिएक्शन के लिए मैं मेहनत करता था। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। अभी मराठी फिल्म बहुत अच्छी चली, हाँ, संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा प्यार छत्रपति मिला। संभाजी महाराज। आई एम सो सॉरी, छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। कैसी फीलिंग है इस टाइम पर? लोगों में इनिशियली थोड़े से डाउट्स थे उसको भी लेकर कि यार एक नॉन मराठी एक्टर को तुमने ले लिया है हमारे आइकॉनिक प्ले करने के लिए। तो वो मुझे बहुत पहले से पता था जब मेरे पास वो रोल आया। तो मुझे लगा यार इसके लिए ना सिर्फ डायलॉग्स बोलना नहीं है, सीखनी भी पड़ेगी शुद्ध मराठी, ताकि मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस जो जो मुझ में एक महाराज की छवि कहीं ना कहीं देखेंगे मेरे कैरेक्टर के थ्रू, उनको लगना चाहिए पूरी तरह से जस्टिफाइड है करके। तो इसीलिए मैंने वो लैंग्वेज सीखी। और वाकई जब फिल्म का रिसेप्शन आया है, अभी तक मेरे डीएम्स जो इंस्टाग्राम पे वो फुल हैं। हमने कल फिल्म देखी, हमने आज फिल्म देखी, कोई रोते हुए आया है। अगर आप कोई कुछ स्टोरीज देखोगे तो बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 8 साल के बच्चे, वो लोग देखकर प्रणाम कर रहे हैं बाहर पोस्टर को आके। आई थिंक मैंने कहा जीत लिया यार मैंने, हाँ, यही लोगों तो का जीता प्यार मैंने, मिल रहा है। बस ये मैं जीत चुका हूँ, मेरा और वो अभी भी अवार्ड है। मेरे ख्याल से हाउसफुल जा रहे हैं। हाउसफुल है, महाराष्ट्र में सब जगह हाउसफुल है। इसलिए हमने वो मराठी में इतनी पॉपुलर हुई, उसके लिए हमने हिंदी वर्जन सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस को समझने के लिए कि भाई क्या है,
उसके लिए हमने लाए हैं हिंदी में। ओके, अभी मूवी की बात हो गई, हमारी पायलट वाली बात हो गई, बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं। ये वाला फेज 2015 में गोल्ड मेडल जीता जी। है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जी। तो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता दीजिए हमें, ये लाइफ में कब आया, कैसे आया? ये खुद पर गुस्सा निकला तब जाके आया। महाभारत का किरदार से बहुत मोटा हो चुका था मैं, 110-120 किलो तक हो गया था वजन। और कहीं पर भी मैं जब इंडस्ट्री में काम खोजने की तलाश में था, खोजने की इसमें था, तो मुझे एक ही कॉमन फीडबैक आता था सब जगह से कि यू आर टू ओवरवेट यार टू प्ले बड़े कैरेक्टर्स, यू नो, तुम कैरेक्टर रोल्स के लिए तो ठीक हो, लीड नहीं कर। और मेरी जिद थी कि नहीं, मैंने महाभारत में इतना बड़ा लीड रोल का पात्र किया है तो मैं लीड ही करूँगा। अब मेरा थॉट प्रोसेस और उनके रिव्यू के बीच में मेरी बॉडी आ रही थी बार बार, क्योंकि वो बोलना ये चाह रहे थे कि यू टू ओवरवेट। कोई मुझे यही नहीं कह रहा कि तुम पतले हो यार। तो किसी ने फिर मुझे, एक बहुत नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे ये बात सजेस्ट करी कि यार आप ना इस बॉडी के साथ ना फिल्म तो क्या, आप टीवी के लिए भी नहीं हो रेडी इस वक्त, तो और स्पेशली लीड वगैरह के रोल्स के लिए। उस टाइम पे हार्ट ब्रोकन फील नहीं हुआ? भयंकर हुआ ना। तो मैं ऑफिस से बाहर निकल के पहले तो मुस्कुराया गाड़ी में बैठ के, मैंने तब जाके निर्णय लिया मैंने कि अगर मेरी बॉडी मेरे क्राफ्ट और मेरे काम के बीच में आ रही है तो मैं इसे पूरी तरह से बदल दूंगा। तो उस गुस्से में मैंने 1 साल तकरीबन 6 घंटे रोज़ जिम किया है। जिम मतलब सिर्फ जिम में नहीं पड़ा रहता था, मॉर्निंग सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, और खान पान पे शुगर बंद, कार्ब्स बंद, राइस बंद, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये ऐसे ही किया मैंने, सिर्फ अपनी बॉडी को बदलने के लिए। कोई कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वो शेप अप इतनी सुंदर होती गई बॉडी आफ्टर अ वाइल कि ट्रेनर्स और दोस्त लोगों ने फिर थोड़ी सी बोलते ना उंगली करना कि हाँ चलो एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो रहा है मिस्टर इंडिया जाके। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कौन पहचान रहा है कि मैं ही धृतराष्ट्र हूँ। अभी हो गया 15-20 किलो ड्रॉप कर दिया मैंने अपना, और मैं वाकई सब कुछ चेंज कर चुका था। तो गया मिस्टर इंडिया टाइम पास में खेलने के लिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, स्टेज पे खड़ा रहना, हाँ पोज कर लिया। मैंने कहा टीवी का तो मुझे एक्सपीरियंस था ही, और जीत गया। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो जीता, लोगों ने पहचाना भी कि ये धृतराष्ट्र है महाभारत का। तब मुझे और एनर्जी आई, तब ऐसा करके मिस्टर एशिया जीता, फिर उसी साल में मिस्टर वर्ल्ड जीता। मिस्टर वर्ल्ड में 47 कंट्रीज को हरा के जो गोल्ड तो मेडल ऐसे लाया, मजे मजे में आप अवार्ड जीत अवार्ड गए? जीत ली हमने। बस मिस्टर वर्ल्ड के गोल्ड मेडल, पहला इंडियन था जो टाइटल गोल्ड मेडल मारा है। वो फिर गोल्ड मेडल लेकर सीधा अगले दिन बॉम्बे आने के बाद मैं उसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया और उनको वो मेडल देकर बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच यार, आपने साल भर पहले जो मुझे बोला, जो हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा आपकी वजह से, आज वो उसी का परिणाम है मैं कि आज मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फिजिक वाला इंसान हूँ। तो वो बोले यार ये तो ठीक है, पर ये इतना ज्यादा कुछ ज्यादा कर लिया। बोले तुमने, ये नसें वसें आ रही है यहाँ से, नसें वसें आ रही है, मसल पॉप हो रहे हैं हर जगह से। मैंने कहा नहीं, अब ये मेरी ताकत बन गई है। अगर फिल्में करूँगा भी तो इसी के दम पे करूँगा अब मैं, क्योंकि फिजिक बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है, और ये मेरे लिए एक गिफ्ट है। तो इसीलिए देखो छत्रपति संभाजी महाराज अब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रोल था। अरे मुझे तो लगता है पिछले 12 साल की मैंने जितनी भी मेहनत करी है वो शायद इसीलिए करी थी कि एक रोल छत्रपति संभाजी महाराज जैसा आइकॉनिक रोल निभा सकूं, क्योंकि बहुत फिजिकली एग्जॉस्टिंग था ये रोल मेरे लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपके बारे में जानती हूँ या अच्छा। मैंने सुना है, क्या? 40 एग वाइट्स खाते थे आप बॉडी बनाने के? नहीं, योग के साथ खाता था। अच्छा, योग के साथ खाते एक थे। कीटो डाइट फॉलो कर रहा था मैं, कमांडो 2 करके एक फिल्म थी। 40? तो 10-10 करके ऐसे पूरे दिन में 4-5 मील्स में डिवाइड करता था। एक साथ 40 तो कोई नहीं खा सकता, तो वो खाता था मैं। बाद में तो मुझे लिटरली दाल चावल के तो सपने आने लग गए थे कि इतना यही खा रहा था सिर्फ मैं, इसलिए 3-4 महीने तक। तो हाँ, पॉसिबल है यार। ओके, तो अभी जो लोग एकदम फिटनेस फ्रीक हैं उनके लिए क्या एडवाइस उनको होगी मैं नहीं आपकी? सजेस्ट करूंगा ये ऐसी डाइट। मैं एक्सट्रीम कुछ जा और सकता सजेस्ट कर था, दो। मैं एक्सट्रीम जा सकता था और मैं गया भी एक्सट्रीम। और ये भी कौन सा बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि मैंने 40 अंडे या 30 अंडे खाए। वो एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी बॉडी पर किया था, और वो थोड़ा मेरी बॉडी सहन कर गई। तो मैं सबको सजेस्ट नहीं करता कि 40 अंडे और 50 अंडे खाओ। फिटनेस मंत्र दे दो। फिटनेस मंत्र यही है कि ड्रिंक्स मत करो यार, स्मोकिंग मत करो। मैंने आज तक लाइफ में कभी टेस्ट भी नहीं किया अल्कोहल वगैरह। जेन्युइन डिसिप्लिन लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन है लाइफ में तो आपके कोई भी प्रोफेशन रहो, भले आप सीए हो या कोई कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में हो, टीसीएस में हो
या खुद एक एंकर हो एबीपी न्यूज़ के जैसे माध्यम पर, आप मुझे आपके लिए पतला होने उठाइए। के लिए बोल रहे नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मैंने हम तो सिर्फ इशारे, समझदार को इशारा काफ़ी है। मगर एक डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में रखते हैं तो मुझे यकीन है कि यही फिटनेस मंत्र है कि आप डिसिप्लिन रखें अपने लाइफ में, और 1 घंटा अपने आप के लिए दिन में देना। मैं तो हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, मैंने कहा यार तुम 1 घंटा जिसकी प्रोफाइल देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो 1 घंटा अपने आप के लिए तुम दोगे जेन्युइनली, डेडिकेटेडली, तो लोग तुम्हारा प्रोफाइल देखेंगे 1 घंटा। तो वो तुम टाइम यूटिलाइज करो। जो कहते हैं ना अरे टाइम नहीं है मेरे पास, यार बकवास है ये सबसे बड़ा। टाइम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 50 चीज़ें गिना देता हूँ उस व्यक्ति के कि दिन में तूने कितना टाइम पास किया है। तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि मतलब एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अगर काम करना है तो वो करना ही पड़ेगा। दैट्स इट, और कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। बॉडी को थोड़ी ना पता है कि यार फलाने की वजह से तुम नहीं गए। बॉडी को तो जो तुम खा रहे हो वही समझ में आ रहा है। तो यस, बी डिसिप्लिन्ड। एक्टर, पायलट, बॉडी बिल्डर, नई चीजें सीखने का आपको बहुत शौक है। बहुत शौक है। व्हाट्स नेक्स्ट? सिंगिंग। सिंगिंग, मैं गाता भी हूँ। ये भी हो गया। अभी अगला अब क्या और क्या है? बचा? अगला क्या करोगे? हमारी ऑडियंस और क्या नया टैलेंट देखने तो वाली है? करके दिखाऊंगा ना ऑडियंस को। अभी पहले यहाँ पे कौन बोल के जाता है कि मैं ये करूंगा, अभी करके करके आऊंगा, फिर दोबारा दिमाग में एबीपी तो होगा कुछ। है। अब वो हम करके दिखाने वाले अरे गाना व्यक्ति गा के हैं। सुना दो, आपका फेवरेट। बस अभी गाना गा, यही बच्चा, अभी गाना गाओ, अभी ये करो। ये होता था ना बच्चों ने, बेटा बेटा बस मेहमानों को गाना गा के दिखा। ये आज भी होता है अगर मेरे। आपको अच्छा लगता है तो जी सुना सकते नहीं, हो। अच्छा लगता है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस के लिए एकदम महफिल वगैरह में गाने वाले व्यक्ति हैं यार। ओके। हमारे रिसेप्शन होते हैं, मेरे रिश्तेदार होते हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, गज़लें वगैरह, वो सब में मज़ा आता है हमें। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर सबको जाना चाहिए। एक सिर्फ एक्टिंग के अलावा भी कोई एक पर्टिकुलर स्किल तो ज़रूर आना चाहिए लोगों को। और उसके चक्कर में, बिकॉज हमारे ये आदर्श रह चुके हैं, किशोर कुमार हो, मुकेश कुमार हो, ये सारे जो हैं सिंगर और एक्टर दोनों थे, बाद में डायरेक्टर भी बन गए। तो सारे गुण होने चाहिए एज एन एक्टर, मुझे लगता है। तो बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं क्या और कर सकता हूँ अपने साथ। ओके। और आपका वैक्स स्टैचू भी है? बहुत जिस अच्छा टाइम रिसर्च पर- किया आपने यार। जिस टाइम पर आपने वो देखा, उस टाइम पर फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या था? पहली फीलिंग वो उस टाइम मेरे पे को लगा कि नहीं वो एक पता। पल मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ये वो वाला पल था मेरा। ये वो वाला पल था जहाँ मैं इमोर्टलाइज हो गया हमेशा के लिए। जहाँ ये नश्वर शरीर कल को बूढ़ा भी हो जाएगा पूरी तरह से, तो मैं वो वैक्स मॉडल लोग देखकर याद रखेंगे कि अनूप सिंह ऐसे दिखते थे करके एक ज़माने में। और वो बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। वैक्स म्यूज़ियम में, सुनील वैक्स म्यूज़ियम करके एक बॉम्बे और पूना के बीच में लोनावला एरिया पड़ता है, वहाँ पर है। वहाँ पर बहुत नामचीन लोगों के वैक्स के मॉडल बने हुए हैं। तो उसमें ऐड होना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव था मेरे लिए। तो वो फ्लैशबैक आ रहा है हाँ वो हाँ, वाला? बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए वो। वहाँ पर मुझे लगा कि यार हाँ, कुछ मैंने अचीव किया है, चलो कुछ थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में। अच्छा लगा मुझे। आज भी वो लोग जाते हैं वहाँ पे, फैंस लोग इतने जाते हैं, रोज़ फोटोज टैग करते हैं। और मेरा वो उस पर जो धोती है मेरी, वो वही धोती है जो मैंने मिस्टर वर्ल्ड के अपने रूटीन में पहनी है। मैंने उनको वो गिफ्ट की है कि आप ये मॉडल को हमेशा परमानेंटली मेरी वाली धोती पहनाना। तो वही पहनाते हैं वो हमेशा। ओके, दैट्स ग्रेट। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। गणपति जी के आप बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत, जी जी। बहुत बड़े। तो आपके करियर, आपकी पूरी लाइफ सब ऊपर वाला देख रहा है। जी। क्या लगता है सबसे बड़ा आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट है, सब बप्पा की वजह से क्या हुआ है? ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब अचीवमेंट्स, ये जो है, ये ब्लेसिंग्स के बिना हो ही नहीं सकता था। मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं एक, और बप्पा की ब्लेसिंग्स मैं बोलता हूँ बिकॉज महाभारत के भी बहुत पहले जब चीज़ें नहीं बन रही थी, काफ़ी एक साल भर का संघर्ष था मेरा, जहाँ पर हर जगह काम नहीं हो रहे थे। तो तकरीबन उस टाइम पर किसी ने मुझे बोला था कि तुम ना इनका नाम जप करना बहुत अच्छी बात है, आपको आपके जो थॉट्स हैं जो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उससे आपको उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं नाम जप बहुत करता था। श्री गणेश जी का हो गया, श्री हरि विष्णु का हो गया, ऐसे अपने आप में। तो किसी ने बोला था कि एक दिन सपने में तुम्हारे दर्शन आएंगे और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी करके। मैंने इतना नहीं माना उस टाइम पर, बट आई यूज्ड टू डू इट रिलीजियसली। और मैं सो गया एक दिन, आए फिर एक दिन सपने में भाई, वो भी ऐसा कुछ विजुअल आया था कि मैं सिंहासन पे बैठा हूँ और वो प्रजा है और उसमें 2-4 राजा बैठे हैं, उसमें से एक श्री गणेश बैठे हुए थे। और मेरी आँख खुल गई, बस इतना मुझे याद है। 3 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि आप धृतराष्ट्र प्ले कर रहे हैं, और सिंहासन पे मैं जाके बैठा उसके बाद अगले साल बाद।
फाइनली जब महाभारत के सेट पर मैंने कहा अच्छा ये इशारा मिला मेरे को, यहाँ से शुरुआत है मेरी। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरे करियर की। तो आई थिंक वो हो या हर साल जब गणेश जी घर पे आते हैं तो 10 दिन मेरे बहुत वहीं से सारे गुड न्यूज़ आते हैं मुझे। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यार, क्योंकि अगर एक फेज़ है अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक का जो फेज़ है ना, बड़ा डल होता है हर साल। बारिश हो रही होती है कंटिन्यूसली, पूरा डार्किश होता है एनवायरनमेंट, काम होने के रुके हुए होते हैं। तो फिर हम रियली डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं कि यार ये गणेश फेस्टिवल, क्योंकि बॉम्बे में और महाराष्ट्र एरिया में तो बहुत बड़े बहुत तरीके से मनाया धूमधाम से जाता है, बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे घर पे 11 दिन के गणपति खुद आते हैं। तो वो एक 11 दिन ना मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देता हूँ। ना उस टाइम पे मेरे को कोई काम का टेंशन होता है, ना उस टाइम पे मुझे कोई ऐसी चिंता होती है कि अरे बाबा दूसरा काम कहाँ से आएगा, किसको फ़ोन करना है, कुछ नहीं, सब भूल जाता हूँ मैं। एंड फ्रॉम देयर द मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग। अभी देखो गणपति हुई, खत्म हुई, छत्रपति संभाजी महाराज सीधा चालू। सब हैप्पी यार, ब्लेसिंग्स हैं ग्रेट अपनों की है। ग्रेट। बॉलीवुड के दो ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, जी ऋतिक रोशन, जी, शाहरुख खान। बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च हो गई आपकी। सही है? 99% तक सही है। और एक और नाम ऐड करना है आपको, इनसे भी सर्वश्रेष्ठ लगते हैं जो मुझे, वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। जी, वो सबके फेवरेट है। वो तो बिग बी तो बिग बी है ना वो यार। उन्हें तो एकदम फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो एकमात्र अपनी जनरेशन के ऐसे एक्टर हैं जो आज भी इतने बिजी हैं, आज भी इतना काम कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इंडस्ट्री के कई लोगों से सुनता हूँ कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का। तो मैंने कई चीज़ें उनसे सीख के धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैं इंकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पंक्चुअलिटी हो, टाइम पे आना है, कुछ भी हो जाए तो मैं भले ही आधा घंटा पहले पहुँच जाता हूँ सेट पर और बैठ जाता हूँ जाकर। सबको दिखना चाहिए मैं आ गया हूँ बस टाइम पर। पंक्चुअलिटी में हाँ 100% वो पंक्चुअलिटी हमने यहाँ भी देख लिया। है ना, देखिए। बिल्कुल। सो और अगर मैं SRK किंग खान की बात करूं, क्या ऑफ पसंद है कोर्स सबसे आप ही की ज्यादा? दिल्ली नगरी से आए हैं और वहाँ पर उन्होंने एक टाइम था उनका जहाँ उन्होंने अपने दोस्त को कहा था एक दिन आई विल रूल दिस सिटी। और वो एक बात उनकी याद रह गई, वो एक बात याद रह गई। और उनकी वो एक बात याद रह गई जो उन्होंने अनुपम खेर शो पर बोला था कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गई, क्योंकि व्हाट ही सैड यू नो देख के ऐसा लगता है यार दिस इज रियली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हाउ ही प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, उनका एक ऑरा चार्म फॉर दैट मैटर। मैं कभी मिला नहीं उनसे, सौभाग्य मिला नहीं मुझे उनसे मिलने का, मगर एक व्यक्ति जो दिल्ली से आकर इतनी मेहनत करके अपने आप को आज ऐसे बनाता है, इज़ अ ट्रू किंग। और हम सारे एक्टर्स के लिए, नॉट जस्ट मी, बहुत सारे एक्टर्स के लिए हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू बीइंग समथिंग लाइक दैट। सो या 100% शाहरुख अगर खान। ये सौभाग्य मिले तो सबसे पहले उन्हें क्या कहना चाहेंगे? गले लगाना चाहेंगे, बोलेंगे सर आपकी तो कोई बराबरी हो नहीं सकती, मगर आप ही को देख कर कहीं ना कहीं हमने अपनी कोशिश करी है। दिस इज़ व्हाट, एंड ही इज़ वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ पीपल अराउंड। तो ऐसे लोगों को आइडलाइज करना और ये मैंने सीखा है कि इन लोगों से क्या क्या ले सकूं। हर एक्टर से कुछ ना कुछ लिया है मैंने अपनी लाइफ में, उनके काम से, उनके, और मैं इंटरव्यूज़ बहुत देखता हूँ इन सब के, हाउ वेल स्पोकन दैट ही इज़। आधे से ज़्यादा वोकेबलरी मेरी तो उनसे ही इम्प्रूव हुई है उनके इंटरव्यूज़ देखकर। ओके। जी। एंड ऋतिक रोशन? परफेक्शन, तो द वे ही लुक्स एंड द वे ही एक्ट्स, वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है एक्टर की, कि आप दिखने में भी उतने ही परफेक्ट हो और एक्टिंग में भी इतने परफेक्ट हो और ऑडियंस का इमोशंस भी आप जीत लेते हो 2 मिनट में। तो वो 3 क्वालिटीज ऑफ ऋतिक रोशन इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। तीनों लेजेंडरी एक्टर्स की एक एक आपकी फेवरेट मूवी। ऋतिक की ऑफ कोर्स वैसे तो बहुत सारी हैं, लक्ष्य उनकी मुझे बहुत पसंद है। ओके। बिकॉज लक्ष्य देखकर मेरे अपने भाई भी मिलिट्री में जाने के लिए एकदम हो गए थे, चले गए थे मिलिट्री में। आई एम वेरी, हाँ, लक्ष्य ऋतिक रोशन की। SRK? SRK की कई हैं, लेकिन पर्सनली उनके मैं करण अर्जुन बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो लेकिन बॉन्ड सबको पसंद है। हाँ, वो बॉन्ड इन दोनों का मुझे बहुत पसंद है। लेकिन शाहरुख खान की अभी एक पर्टिकुलर आप बोलोगे तो झट से आ जाती, लेकिन बहुत सारी हैं ऐसी फेवरेट मेरी, इतनी सारी हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस। स्वदेश इज माय Okay. फेवरेट, स्वदेश। एंड बिग बी? बिग बी के सारे, ऑल बिग बी के ऑल स्पेसिफिकली अगर कोई एक बात करें तो उनकी दीवार हो या फिर जंजीर हो, पहले के ज़माने के, और अभी के ज़माने में जो पा देखी थी मैंने, वो एक मुझे बहुत, बिकॉज वो सब, और ये अश्वत्थामा वाला जो उन्होंने अभी प्ले किया है,
बिकॉज ना क्या होता है ना, इनमें मेकअप करने के लिए 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे का पेशेंस लगता है बैठना। अब ये उम्र में, हमारे उम्र में अभी हमें पेशेंस नहीं है, इतना पेशेंस कर रख के करना, अपना मेकअप में पूरा तरीके से आना और 12 घंटे बराबर पंक्चुअल रहना, इट्स अ वेरी बिग क्वालिटी। वो आज भी मैं सुना कि वो रात में अगर लेट भी पैकअप हो तो सुबह सुबह वो जाते हैं डबिंग करते हैं, बिकॉज सुबह वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो सच अ बिग थिंग फॉर पर्सन लाइक दैट, ऑफ दैट स्टैच्योर। तो आई थिंक ये 3 है करेक्ट। ये 3 है। बॉलीवुड एक्टर्स की बात हो गई, बॉलीवुड की वो 3 ब्यूटीज जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, अब तक नहीं किया है। अरे यार क्या बताएं, वैसे तो बहुत हैं। नहीं 3 बता पर दे। स्पेसिफिकली श्रद्धा कपूर ओके, बहुत प्रीटी लुकिंग है, उनके साथ काम करना भी, एंड शी इज वेरी, मैंने जितनी भी उनकी फिल्म फुटेजेस देखे हैं बिहाइंड द सीन्स में, आई हैव ऑलवेज सीन हर वेरी हैप्पी, जॉली, और ये एनर्जी चाहिए सेट पर एक को एक्टर के लिए भी। जानवी कपूर फॉर श्योर, शी इज आल्सो वेरी प्रीटी लुकिंग लेडी टू वर्क विद। एंड आई थिंक थर्ड अभी करंट लॉट में पूछ रही है या ओवरऑल? नहीं आप कुछ भी बता सकते हो सकता रेखा है जी। ओह रेखा जी फॉर श्योर, बिग टाइम। आज भी वैसे के वैसे ही हैं, बहुत सुंदर हैं आज भी, और उनके साथ काम करना कितना कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इसलिए रेखा जी लेजेंडरी। डेफिनेटली आपकी चॉइसेस काफी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी। थैंक यू। लाइफ में भी ऐसी एकदम टॉप नॉच चॉइसेस लेते हैं आप? अभी तक तो चॉइस करने का कुछ ऐसा आया नहीं है, अभी तक आई एम द चॉइस फॉर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। लव लाइफ? No, I'm totally committed to my work. Totally committed and completely immersed into my work and married to my work, and I'm so happy to be the way it is. Okay, so life में कोई plans अभी तक नहीं है to have a partner? ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जिस हिसाब से जैसा बिजी हूँ अपने लाइफ और करियर में, फैमिली है, मॉम डैड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड आई एम एंजॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है ना अभी, जस्ट फ्रॉम द प्लेइंग द नेगेटिव रोल्स टू प्लेइंग द पॉजिटिव रोल, एक ट्रांजिशन हुआ है। तो ये ऐसी बात हो गई कि हर कंपनी में जब आप नए पोस्ट पे जाते हो तो फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, करेक्ट? ये वैसी वाली सिचुएशन है मेरे साथ की, इवन आफ्टर बीइंग सो मेनी फिल्म्स ओल्ड और टेलीविजन शोज ओल्ड, अब मैं अगर एज अ हीरो भी आता हूँ तो डेब्यूटेंट अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट होऊंगा। सो यू सी इट्स अगेन अ बिगिनिंग, एवरी टाइम इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो नाउ इन दिस बिगिनिंग ऑल्सो आई नीड टू गो अ लॉन्ग वे, एंड देन प्रोबेबली व्हेन देयर इज अ कॉलिंग कि चलो आप ठीक है, अब देखते हैं, तब कर लिया जाएगा, क्या है। Okay, so coming at the end of this conversation, हमें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दो, पूरा तो आप रिवील नहीं करोगे डेफिनेटली। ऑफ कोर्स, अभी तो एक फिल्म बहुत सक्सेसफुली चल रही है जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। इसके बाद 2 और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं फॉर रिलीज, जो हमने पिछले 2 साल से बड़ी मेहनत से करी हुई है, और वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसका टाइटल भी अभी नहीं देना चाहूँगा बिकॉज वो मैं टीज़र और ट्रेलर के साथ ही बताना चाहूँगा, बड़ा यूनिक है। बट नो दैट कि हमने उसमें खतरनाक मेहनत करी, उसमें भी मैंने उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार में मैं आऊँगा। कभी मुझे क्लीन शेवन इमेजिन किया है आपने? नहीं, मैं कर भी नहीं सकती, नहीं कर सकती ना, बस वैसे ही आ रहा हूँ। यार ऐसे मत बोलो, मैं अभी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। ये आपने थोड़ा नहीं काफी ज्यादा रिवील कर दिया, बट ये भाई मैं नहीं मैं अभी देख रही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं नहीं इमेजिन कर सकती ना, बिल्कुल नहीं। तो यही एक सटल हिंट था। ये हिंट नहीं है, ये बहुत बड़ा शौक है। नहीं ठीक है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स दैट यू विल विटनेस, बिकॉज कंप्लीटली डिफरेंट अवतार ऑल टुगेदर, बट अगेन लार्जर देन लाइफ रोल मिला है वो भी। तो यू विल बी लाइक ओके ये सही है, ये बंदा इसके लिए परफेक्ट है। सो वो भी आएगी, शायद यहीं आऊंगा इंटरव्यू के लिए, तब देखेंगे। तब मैं उस टाइम पे सवाल पूछूंगा, बताओ क्लीन शेवन लुक कैसा लगा? फिलहाल तो मुझे बियर्ड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं क्लीन शेव इमेजिन नहीं कर सकती हूँ अभी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कैंडिड कॉन्वर्सेशन, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच।